Okay, let's start. So we are going to start with equity. तो सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज. ठीक है. So first comes what is the role of equity securities in the financing of companies assets. कंपनी इक्विटी क्यों रेज करती है? इक्विटी होता क्या है? We say that company raised equity from investors. करेक्ट. अब इसमें आप कोई भी ले सकते हो. कोई प्राइवेट कंपनी ले लीजिए, कोई पब्लिक कंपनी ले लीजिए. सो प्राइवेट कंपनी लाइक जैसे लेंसकार्ट है, जितने स्टार्टअप्स हैं. पब्लिक कंपनीज हैं जैसे रिलायंस. करेक्ट. सब क्या करते हैं? इक्विटी रेस करते हैं. कैसे? तो जैसे स्टार्टअप्स होते हैं, ये क्या रेस करते हैं? ये फंडिंग रेस करते हैं. करेक्ट. रिलायंस क्या करता है? रिलायंस भी अपना इक्विटी इशू करता है. करेक्ट. तो इक्विटी का मीनिंग है क्या? इक्विटी का मीनिंग क्या होगा? सो बेसिकली इक्विटी आपका क्या है? दैट इज द कैपिटल दैट इज रेज्ड बाय सेलिंग ओनरशिप इन द कंपनी. ठीक है. तो इक्विटी बेसिकली है क्या? सो इन इक्विटी यू आर सेलिंग ओनरशिप ऑफ योर कंपनी टू रेज मनी. क्लियर हो गया? अब ये पैसा चाहिए क्यों कंपनी को? तो क्यों चाहिए? फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, इक्विपमेंट, R&D के लिए, एक्सपेंशन के लिए एंड सो ऑन. करेक्ट. तो कोई मर्जर एक्विजिशन करना है, उसके लिए पैसे चाहिए. ठीक है. या फिर लेट्स से आपको कोई R&D करना है, जैसे पेटेंट लेना है. ठीक है. कोई रिसर्च करनी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो ये सब किसका पार्ट आ जाएगा? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इक्विटी. तो बेसिकली कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स बेचेगी, और उन शेयर्स के बदले क्या मिलेगा आपको? एज एन इन्वेस्टर ओनरशिप मिलेगा. क्लियर हो गया? कोई भी कंपनी होगी, अगर उसे कैपिटल रेज करना है, तो वो कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं? तो यहाँ तो एक क्या है? डेट इशू कर दो. डेट में क्या आता है कि आप लोन इशू कर दो, बैंक से लोन ले लीजिए, या फिर आप बॉन्ड्स इशू कर दीजिए. करेक्ट. या फिर दूसरा तरीका क्या आपका? दैट इज कि आप इक्विटी इशू करें. क्लियर हो गया ये चीज? अब जब हम इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज है. क्या क्या? सबसे पहले आ जाता है दैट इज कॉमन शेयर्स. दूसरे आ जाते हैं दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स. इसी प्रेफरेंस शेयर्स को वी आल्सो कॉल इट एज प्रेफर्ड इक्विटी. एंड इसी कॉमन शेयर्स को वी कॉल इट एज कॉमन इक्विटी. क्लियर? ठीक है. अब इन दोनों का एक हाइब्रिड आता है. ठीक है. आप उसको चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइप बोल दीजिए. ठीक है. या इसको अलग टाइप ले लीजिए.
तो वी आर हैविंग another type, that is convertible preference share. Convertible preference shares. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गए? तो फर्स्ट वी आर हैविंग इज कॉमन इक्विटी. सो कॉमन इक्विटी में बेसिकली होता क्या है? कॉमन इक्विटी में होता क्या है? कोई कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स अपने शेयर्स क्या करती है? सेल करती है. ठीक है, तो बेसिकली दे इशू न्यू शेयर्स. किसको? इन्वेस्टर्स. बदले में इन्वेस्टर्स क्या देते हैं? पैसे देते हैं. करेक्ट. दिस मनी दैट दे प्रोवाइड वी कॉल इट एज कॉमन इक्विटी. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन इक्विटी. अब आपको न्यू शेयर्स मिले हैं, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? दे विल गेट एन ओनरशिप इन द कंपनी. तो मतलब क्या हुआ? तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या हो चुके हैं? अब कंपनी के मालिक बन चुके हैं. ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो क्या है? वो कंपनी के मालिक है. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कंपनी के मालिक है तो क्या होगा? अब उनको क्या क्या मिलेगा बदले में? मालिक है तो क्या होगा? तो सबसे पहले है इनको क्या मिलेगा? एक ओनरशिप क्लेम. करेक्ट. सो क्लेम किस पे होगा? सो ये ओनरशिप क्लेम किस पे होगा? ऑन कंपनीज प्रॉफिट. तो कंपनी कोई भी प्रॉफिट अगर जनरेट करेगी तो उस पे इनका क्लेम होगा. ऑन कंपनीज एसेट्स. ठीक है, तो कंपनीज एसेट्स के ऊपर भी इन्हीं का क्लेम है. नेक्स्ट, रिटर्न कैसे मिलेगी? इक्विटी में आप पैसा लगाओगे, शेयर्स खरीदोगे, कॉमन शेयर्स आपने खरीद लिए, तो आपको रिटर्न्स किस फॉर्म में मिलेगा? तो रिटर्न्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल, और यू कैन से प्राइस एप्रिसिएशन. अब इसका क्या मीनिंग है प्राइस एप्रिसिएशन का? देखो, मान लो T0 पे कंपनी ने कॉमन इक्विटी रेस करी, तो कंपनी ने इशू किए न्यू शेयर्स. So let's say they issued it at a rate of 100 rupees. ठीक है, एक साल के बाद कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया. ठीक है, तो लेट्स से कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया. तो 5 रुपए ही किसके हो गए? हमारे हो गए एज एन इन्वेस्टर. साथ में ये जो शेयर था, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ रेट ऑफ 108 रुपीज. सो टोटल यहाँ पे कितना रिटर्न आया? इन्वेस्टर के लिए कितना रिटर्न है? 100 का शेयर खरीदा था, अब कितने का हो चुका? 108. तो 8 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया.
प्लस 5 रुपए उसे क्या मिला, डिविडेंड। तो ये जो है कहना है से दिस इज द प्राइस एप्रिसिएशन, और ये जो 5 रुपए है ये क्या है उसका डिविडेंड। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न कैसे निकलेगा, परसेंटेज में। तो कितने पैसे लगाए थे इसने, 100 रुपए लगाए थे, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 13/100, दैट इज 13%। तो कितना कमाया इसने, 13% कमा लिया। इसी को आप ब्रेक डाउन करिए। तो ये बन गया, कहने से दिस इज P1 माइनस P0 अपॉन P0, और ये क्या आपका D1 अपॉन P0। तो जो रिटर्न होगा फॉर इन्वेस्टर वो क्या होगा, दिस इज नोन एज प्राइस एप्रिसिएशन, और ये क्या है आपका, दैट इज योर डिविडेंड yield। So return for investor क्या है, that is price appreciation, and second it is dividend yield। So दो components है इसमें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और क्या क्लेम होगा, एज एन इक्विटी। अब आपके पास इन केस ऑफ बैंक्रप्सी investor would have residual claim। मीनिंग क्या होगा, तो बैंक्रप्सी के टाइम पे क्या होगा, एसेट सोल्ड ऑफ करे जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे एसेट सेल ऑफ करके जो भी पैसा आएगा सबसे पहले किसको दिया जाएगा, डेट होल्डर्स को। सो डेट होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स, उसके बाद किसको, देन इट इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफर्ड इक्विटी। उसके बाद अगर कुछ बच जाए देन लास्ट वुड बी गिवन टू कॉमन इक्विटी। ठीक है, तो वी कैन से दैट कॉमन इक्विटी हैज रेसिडुअल क्लेम। सो कॉमन इक्विटी हैज रेसिडुअल क्लेम। क्लियर हो गया। So these are the characteristics of equity. Next, since you are the owner, तो साथ में अब आपको मिलेंगे क्या, वोटिंग राइट्स। साथ में आपको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, तो वोटिंग राइट्स सिंस आप ओनर हो तो क्या होगा, जो आप बोलोगे वही तो करना पड़ेगा, करेक्ट। भाई ओनर जो बोलेंगे वही तो चलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स में क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर में। अब ऐसा नहीं है कि मैं छोटे छोटे कामों के लिए आपसे पूछा जाए, आप भी परेशान हो जाओगे। कंपनी बोलेंगे अच्छा इसको सैलरी दे ना दे, इस आदमी को रखें या ना रखें, तो उसके लिए नहीं होगा वोटिंग राइट्स। ठीक है, दिस इज की डिसीजन मेकिंग। सो दे आर हैविंग डिसीजन मेकिंग पावर रिलेटेड टू की डिसीजंस।
की डिसीजंस क्या होगा? सो की डिसीजंस में क्या क्या आएगा? जैसे है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएक्सओस। सीएक्सओस का मीनिंग क्या हो गया? जैसे आपका सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, इन सबको अपॉइंट करना भी तो हाई लेवल मैनेजमेंट हो गई। तो ये बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के, बिना ओनर्स की मर्जी के नहीं होगा। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है रिलेटेड टू इश्यूएंस ऑफ न्यू शेयर्स या बॉन्ड्स, या कंपनी डिसाइड कर रही है टू रेज मोर मनी, या एनी एमएनए रिलेटेड, तो कंपनी कुछ मर्जर एक्विजिशन करने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। भाई हम अपनी कंपनी किसी को बेच दें या हम कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर लें, छोटी मोटी का नहीं। ठीक है, जैसे रिलायंस है, उसने कोई 10 करोड़ का 20 करोड़ का स्टार्टअप खरीदा, वो छोटी बात है, तो उसके लिए नहीं आएगा। हाँ, 50 करोड़ की कंपनी है और वो एक 10 करोड़ की कंपनी खरीदने वाली है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस केस में ओनर्स की मर्जी आपको पूछनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? So these are some of the decisions for which we need to take approval from the owners, from the shareholders. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये सारे डिसीजन होंगे कब? तो अगर ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हुआ? लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अगर तो ये लिस्टेड कंपनी है तो इनके डिसीजंस होंगे एनुअल जर्नल मीटिंग में। तो ये सारे डिसीजंस कहाँ लिए जाएंगे? एनुअल जर्नल मीटिंग में। तो एजीएम में डिसाइड होगा ये। ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है, मींस नॉन लिस्टेड कंपनी है, तब तो भैया कभी भी बुला लो। करेक्ट, ओनर्स आ जाएंगे जब भी मीटिंग के लिए, ओनर्स को बता दो। प्राइवेट कंपनी में अब देखो ऐसा है कि इतने ओनर्स तो होंगे नहीं, कितने होंगे? 20 ओनर होंगे, 50 ओनर होंगे, 100 ओनर होंगे। पब्लिक कंपनी में क्या, लिस्टेड कंपनी है तो लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं। तो उनको थोड़ी बुला सकते हो एट द सेम पॉइंट, आप उनको बस बोलोगे आ जाना कल, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, प्राइवेट कंपनी है तो उसमें आप जैसे 50 ओनर है, ठीक है, 50 कंपनी को आप बुला लीजिए, तो वो एक दो दिन 4 दिन हफ्ते में आ जाएंगे। तो जो भी है आप एक मीटिंग रख सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के लिए आपका सिंपली वही है कि आप एजीएम में डिसाइड करेंगे। प्राइवेट कंपनी के लिए आप कभी भी बुला सकते हैं, फाइन। तो कभी भी एक इन्वेस्टर मीट रख लो, इन्वेस्टर्स को बुला लो, ओनर्स को बुला लो, ओनर से मिल के अपना प्रेजेंटेशन देगा सीईओ कि भाई मैं ये डिसाइड, ये हम कंपनी ये सोच रही है, आपका अप्रूवल है कि नहीं, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब वोटिंग होगी, पब्लिक कंपनी की बात करें, ठीक है, पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो वोटिंग जब होगी तो वोटिंग में हमारे पास एक आता है प्रॉक्सी। तो एक टर्म आती है प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? करेक्ट। तो देखो, अब कई बार क्या होता है, जैसे रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत शेयर होल्डर्स है, एजीएम रखा। अब तुम हो, तुम्हारे पास कंपनी के 10 शेयर है, ठीक है, कंपनी तुम्हें इनवाइट करेगी, जब एजीएम होगा तुम्हें इनविटेशन आएगा कंपनी से, इवन वो आपको एनुअल रिपोर्ट भी भेजेंगे कोरियर करके, सब कुछ आएगा आपके पास। तो अब आपने देखा यार 10 शेयर है, एजीएम मुंबई में है, यहाँ से मुंबई जाएंगे, खर्चा लगेगा, छोड़ो यार, कौन जाएगा, इतना तो वर्थ ही नहीं, जितने के शेयर्स नहीं है उतना का तो खर्चा ही हो जाना, ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो आप क्या करते हो, यार हम तो नहीं जाएंगे, तो फिर अब इस चीज को क्या करें? तो कंपनी क्या करती है, किसी एक डायरेक्टर को
प्रॉक्सी अपॉइंट कर देती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप नहीं आए तो बाय डिफॉल्ट ये जो डायरेक्टर होगा या ये कोई जो इंडिविजुअल होगा, इसके पास सारे वोटिंग राइट्स चले जाएंगे। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स किसके पास हो जाएंगे, इस बंदे के। तो जो ये डिसीजन लेगा वो भी आपको मानना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने बिहाफ पे किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन, शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट any person to vote on your behalf। तो आपके बिहाफ पे वोट कर सकता है, दिस इज प्रॉक्सी वोटिंग। तो बेसिकली आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो कि भाई मेरी जगह पे तुम चले जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है अब आपका, दैट इज वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग जब होती है तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, स्टैट्यूटरी और कम्युलेटिव। स्टैट्यूटरी वोटिंग और कम्युलेटिव वोटिंग। स्टैट्यूटरी वोटिंग में क्या है, each share held is assigned one vote in the election of each member of the board of directors। दूसरा आता है कम्युलेटिव वोटिंग। कम्युलेटिव वोटिंग में क्या होता है, शेयर होल्डर्स कैन एलोकेट देयर वोट्स टू वन और मोर कैंडिडेट्स एज दे चूज। मतलब क्या हो, मान लो कोई शेयर होल्डर है एक्स, दिस शेयर होल्डर एक्स ओन्स 100 शेयर। ठीक है, ना इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी वोटिंग, हर शेयर के लिए एक वोट है। ठीक है, हर शेयर के लिए एक वोट है। तो इसके पास कितने वोटिंग्स आएंगे, नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 100 इंटू 1, 100 वोट्स। क्लियर हो गया। अब इसमें जो 100 वोट्स है वो सारे के सारे एक ही डायरेक्टर के पास है। कैसे, मान लो तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके खड़े हुए। ठीक है, तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके खड़े हुए। तो ये 100 वोट्स या तो किसको वोट करेगा वो, लेट्स से दीज आर एबीसी। तो ये 100 वोट्स किसको कर सकता है, या ए को करेगा, या बी को करेगा, या सी को करेगा। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। कम्युलेटिव वोटिंग में क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है द नंबर ऑफ वेज वोट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ पोजीशंस। ठीक है, तो मान लो तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कर रहे हैं, तो मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये कैंडिडेट्स खड़े हो गए। अब इसके बाद नंबर ऑफ वोट्स कितने आ जाएंगे, कितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट है, तीन सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो कितने वोट्स आ गए, 300 वोट्स। क्लियर हो गया। अब इसकी मर्जी है ये 300 वोट्स किसी एक को ही दे दे, या ये जो 300 वोट्स है इसको क्या करे, डिवाइड कर दे, किसी दो में, किसी तीन में, किसी चार में, ये इसकी मर्जी है। ये कौन सा बना, दिस इज कम्युलेटिव वोटिंग। क्लियर हो गया। कम्युलेटिव वोटिंग इंट्रोड्यूस क्यों करी गई, basically to provide more representation to the
माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये क्यों पॉइंट करी गई, ये क्यों लाई गई कम्युलेटिव वोटिंग? तो ये इसलिए करी गई टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू whom, टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्यों? माइनॉरिटी वोट्स अगर आप देखोगे स्टैट्यूटरी में, तो किसी के पास कम वोट है वो तो एक ही को दे सकता है, बट कम्युलेटिव में क्या है, नंबर ऑफ वोट्स बढ़ गए तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स किसी एक को अपॉइंट कर सकते हैं, तो उनको ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता है एज कंपेयर टू द स्टैट्यूटरी वोटिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कॉमन शेयर्स कैन हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉमन स्टॉक। तो जैसे क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स, क्लास सी शेयर्स, जनरली क्लास ए क्लास बी होता है। क्लास ए क्लास बी डिफर कैसे करते हैं? सो दे डिफर इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स, दे डिफर इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी। सीनियरिटी कैसे? कि भाई अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट होती है तो कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, तो सबसे पहले क्लास ए वालों को पेमेंट होगी, फिर क्लास बी वालों को। करेक्ट, तो जिनको शेयर ज्यादा नहीं, प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लेम, प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, सब कुछ इन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, ऑब्वियसली। अब क्या होगा, वोटिंग राइट ज्यादा है, सब फैसिलिटीज ज्यादा है, तो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों का प्राइस सेम नहीं होगा। क्लास बी क्या है, थोड़ा इंफीरियर वाला है, उसको कम वोटिंग राइट्स हैं, कम सब कुछ मिला है, उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। क्लास ए वालों का क्या है, ज्यादा मिला है राइट, ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा सब कुछ है। ठीक है, तो क्या होगा, उनको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो कई बार डिफर ऐसे होता है कि क्लास बी शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, बट 1 क्लास ए शेयर इज इक्वल टू 1000 वोट्स, या 1 लाख वोट, या वो 10,000 वोट, वो कंपनी डिसाइड करें। क्लियर हो गया? तो अगर वी आर सेइंग कि क्लास ए शेयर इज इक्वल टू 1 लाख वोट्स, मतलब क्या हुआ, एक क्लास ए शेयर 1 लाख क्लास बी शेयर्स के बराबर है, तो प्राइस भी फिर कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉमन एक आता है इसमें एग्जांपल, दैट इज ऑफ बर्कशायर। तो अगर आप बर्कशायर का देखोगे तो क्लास ए क्लास बी शेयर उनके डिफरेंट है। तो अगर हम इसका देखें, बर्कशायर का क्लास बी शेयर कितने का है, $487, करेक्ट। बट अगर आप क्लास ए शेयर देखोगे, तो इट इज समवेयर अराउंड 7,31,220 डॉलर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, सेकेंड टाइप आती है हमारी, दैट इज प्रेफरेंस शेयर और प्रेफर्ड इक्विटी। एज द नेम सजेस्ट, इनको क्या मिलती है, एक प्रेफरेंस मिलती है। किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में व्हेन यू रेज मनी, तो आपको इक्विटी क्लेम नहीं मिलता, आपको ओनरशिप क्लेम
नहीं मिलेगा। अब ओनरशिप क्लेम नहीं है तो मीनिंग क्या हुआ? वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ओनरशिप क्लेम नहीं है तो मीन्स क्या है? वोटिंग राइट्स भी नहीं है। ओके, बदले में फिर क्या मिलेगा? सो हियर यू विल गेट अ प्रेफर्ड डिविडेंड। तो प्रेफर्ड क्यों? भाई जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी का, जैसे हम स्टार्ट करें एबिट से, तो पहली पेमेंट किसको जाती है? इंटरेस्ट, डेट होल्डर्स को। फिर उसमें से क्या रह जाता है? पीबीटी, उसमें से हम टैक्स काट लेते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बचा, सबसे पहले इसमें किसको दोगे? तो पहले ये प्रेफर्ड डिविडेंड जाएगा। अब जो बचा, फिर उसमें से आप क्या करोगे? दैट इज द कॉमन डिविडेंड। क्लियर हो गया? तो प्रेफर्ड शेयर्स में क्या है? देयर इज नो ओनरशिप क्लेम, बदले में क्या मिलेगा? प्रेफर्ड डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ प्रेफरेंस शेयर्स, ये मल्टीपल टाइप्स थे। तो बेसिकली इफ यू सी, इट इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड का मतलब क्या है? सो इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ कॉमन स्टॉक एंड डेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अगर हम डेट की बात करें, तो डेट में क्या था? आप लोन लेते हो, उस पे कंपनी को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड अ डिफॉल्ट, और फिर क्या होगा? लास्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी प्रेफर्ड इक्विटी भी कुछ इसी टाइप से ही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कुछ प्रेफर्ड इक्विटी दोगे कंपनी को, कुछ कैपिटल दोगे, प्रेफर्ड कैपिटल। उसके ऊपर आपको हर साल क्या मिलेंगे? प्रेफर्ड डिविडेंड मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट में आपको ये वाला प्रेफर्ड कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी। अगर आप कॉमन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो? आप कुछ पैसे जमा करते हो, बदले में आपको क्या मिलता है? कॉमन डिविडेंड। वो भी कंपनी की मर्जी है, वो दे या ना। तो कॉमन डिविडेंड हैज नो ऑब्लिगेशन। करेक्ट? बदले में आपको कभी कंपनी इक्विटी वापस करती है? नहीं। आप पैसा कैसे रिकवर करते हो? शेयर बेच के। करेक्ट, तुमने शेयर खरीदा, रिलायंस ने तुम्हें पैसा थोड़ी वापस करना। हाँ, कल को कंपनी जब वापस कभी अगर डी लिस्टेड होती है तो वो आपसे शेयर वापस खरीदेंगे। तो जब वो शेयर खरीदेंगे तब उस टाइम पे आपको पैसे वापस मिलेंगे, और वो भी क्या होगा? मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो बेसिकली आप क्या करोगे? मार्केट के हिसाब से शेयर सेल कर दोगे। किसको? कंपनी को सेल कर दिए। तो सिमिलरली अगर आपको बीच में से कहीं पैसा रिकवर करना है, करेक्ट, तो कैसे पैसा रिकवर करोगे? तो आपको कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करेगी, इन्वेस्टेड कैपिटल वापस नहीं करेगी, रादर वो क्या करेगी? रादर आप पैसा कैसे रिकवर करोगे? बेच के। क्लियर हो गया? सेम स्टोरी हियर एज वेल। सो देयर इज नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। सेम थिंग हियर एज वेल। तो प्रेफर्ड इक्विटी में भी सेम केस बन सकता है। सो वी आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी। कॉम्बिनेशन बनाना है कि भाई जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है वैसे ही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है लोन के केस में, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रेफर्ड डिविडेंड मिल रहा है। क्लियर हो गया? नाउ डिपेंडिंग अपॉन आप कितना करेक्टरिस्टिक इक्विटी का लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना करेक्टरिस्टिक डेट का लेते हो,
उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेफर्ड इक्विटी विल हैव ट्रेड्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। तो अगर आपने लोन के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा लिए तो ये किस टाइप से बिहेव करेगा, लोन की तरह बिहेव करेगा। अगर आपने इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा डाले इसमें तो ये फिर इक्विटी की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया। तो कुछ कॉमन टाइप्स जो है हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया, तो इस केस में ये है कि अगर आपने कंपनी ने कोई प्रेफर डिविडेंड दिया, किसी साल मान लो डिविडेंड नहीं दे पाए, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इस साल तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते, तो ये डिविडेंड आपका मर नहीं गया, आपको यही डिविडेंड मिलेगा। कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो एक्यूमुलेट होता रहेगा। वाइल इफ इट इज ए नॉन कम्युलेटिव, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, प्रेफर डिविडेंड नहीं मिला, करेक्ट, तो नेक्स्ट ईयर ये आपको नहीं मिलेगा। तो नॉन कम्युलेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोर लाइक इक्विटी और मोर लाइक डेट, मोर लाइक इक्विटी। मर्जी है उनकी, डिविडेंड दिया तो दिया, नहीं दिया तो कुछ नहीं कह सकते। करेक्ट, इक्विटी में भी सेम यही केस होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अब ये क्या होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में है कि मान लो किसी साल कंपनी को बड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, किसी साल कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब कंपनी कहती है कि यार एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, बट अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनके पास तो वोटिंग राइट्स नहीं है, उनके पास क्लेम नहीं है, तो वो तो बोल नहीं सकते कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दो। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आप सिर्फ क्या ले सकते हो, जो आपका शेड्यूल प्रेफर डिविडेंड बोला गया था आपको सिर्फ वही मिलेगा। क्लियर हो गया। पार्टिसिपेटिंग में क्या इसका उल्टा है, अगर आपका प्रॉफिट एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है, अगर आपका प्रॉफिट एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है, इन दैट केस, इन दैट केस आपको एक राइट मिलता है कि आप कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट से एक हिस्सा मांग सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट से आप एक हिस्सा मांग सकते हो कि भाई हमें तो एक हिस्सा इसमें चाहिए, तो कंपनी कैन नॉट से नो। दिस इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सो दोनों में से बेनिफिट किस में ज्यादा हो रहा है, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, पार्टिसिपेटिंग में। तो पार्टिसिपेटिंग का प्राइस नॉन पार्टिसिपेटिंग से क्या हो, ज्यादा। क्लियर हो गया, कोई डाउट उसमें। नेक्स्ट आता है तीसरा टाइप, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में अब देखो क्या है, कंपनी कहती है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो T0 पे आप कुछ हमें प्राइस दोगे, हर साल हम आपको प्रेफर डिविडेंड देते चले जाएंगे, करेक्ट। और लास्ट में आपको कुछ आपका पार वैल्यू जो भी होगा वो वापस मिल जाएगा। सो पार वैल्यू बोलिए या फेस वैल्यू बोलिए, बात सेम है। तो करेक्ट करेक्ट। अब इस सिनेरियो में देखो क्या करती कंपनी। सो कंपनी हियर गिव्स द इन्वेस्टर, company here gives the investor a right. So they are having a right to exchange the common equity into, sorry, to exchange the preferred equity for common equity. Meaning क्या हुआ, so they can convert preferred equity into common equity.
तो दे कैन कन्वर्ट प्रेफर्ड इक्विटी इनटू कॉमन इक्विटी। क्लियर? नाउ देयर इज अ डिटरमिन्ड रेशियो। ऐसा नहीं है कि किसी में भी जब मन किया किसी भी रेट कन्वर्ट कर लोगे। नो, देयर इज अ फिक्स्ड कन्वर्जन रेशियो। सो कन्वर्जन रेशियो क्या है कि वन प्रेफर्ड इक्विटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, so one preferred equity can be converted into x number of common equity। तो ये जो आपका x है कि एक प्रेफर्ड शेयर को आप इतने कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज नोन एज कन्वर्जन रेशियो। क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस? तो यहां पे इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अब लॉजिकली वो कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कब करेगा? सपोज convertible preference share it is trading at a rate of 1000, कन्वर्जन रेशियो है 50। तो ऑन नेट आपको एक शेयर का कन्वर्जन प्राइस कितना पड़ा? एक शेयर का कन्वर्जन प्राइस कितना पड़ा? 1000 रुपए के बदले क्या किया आपने? 50 शेयर ले लिए, तो एक शेयर कितने का पड़ा? कहना से 20 रुपीज का। अगर मार्केट में अगर मार्केट में जो कॉमन इक्विटी है, सो इफ मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन इक्विटी इफ इट इज ग्रेटर देन 20, तो आप क्या करोगे? मार्केट में मान लो 25 रुपए का बिक रहा है, तो क्या फायदा है? कन्वर्ट करें या शेयर प्राइस को ऐसे ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ही चलता रहने दें? तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 25। तो मैं अगर कन्वर्ट कर दूं तो 25 × 50 कितना हो गया? 1250। और अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं तो मेरे पास तो यही प्रेफरेंस शेयर ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर चलता रहेगा। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कितने में बिक रहा है? 1000 का बिक रहा है। तो किस में मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है? 1250 ज्यादा अच्छा है। तब मैं क्या कर दूंगा? कन्वर्ट कर दूंगा। करेक्ट? तो यहां पे कहने से इन्वेस्टर्स आर हैविंग एन ऑप्शन टू गेट अ हायर वैल्यू। क्यों? कल को अगर कंपनी अच्छा चल जाती है, उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। कैसे? प्रेफर्ड शेयर को कन्वर्ट करके। सो बाय कन्वर्टिंग दिस प्रेफर्ड शेयर इनटू कॉमन स्टॉक, हम कंपनी के प्रॉफिट्स में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हमें बेटर होगा, हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो कहना से इट इज लाइक कि मिनिमम आपको इतना तो मिलना ही मिलना है। तो जितना आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट? तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, ये तो आपको क्या होना है? मिलना ही मिलना है। नहीं कन्वर्ट कराओगे तो क्या होगा? प्रेफर्ड डिविडेंड तो आ ही रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो आ ही रही है। हाँ, कल को अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो आप क्या कर लोगे? कन्वर्ट कर दोगे और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और अपॉर्चुनिटी फॉर गेन बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? इसलिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए, बेटर हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? सो हियर ऑल द स्टार्टअप्स, ठीक है, स्टार्टअप्स में जितने भी आपके ये होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वीसी फर्म्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, सब के सब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि कल को अगर शेयर प्राइस बढ़ गया, स्टार्टअप अच्छा चल गया, तो इसका शेयर प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इस प्रेफर्ड इक्विटी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉमन इक्विटी में। कन्वर्ट करके हमें क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सो बिकॉज ऑफ देयर अपसाइड पोटेंशियल, convertible preference shares are often used to finance risky venture capital and PE firms. कोई डाउट इसमें? क्लियर? चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट इक्विटी सिक्योरिटीज। ठीक है, पब्लिक इक्विटी मींस क्या हो गया, दीज आर लिस्टेड सिक्योरिटीज। प्राइवेट इक्विटी का मीनिंग क्या हो गया, दीज आर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो जो कंपनीज लिस्टेड नहीं है, जैसे लेंसकार्ट हो गए, लिस्टेड नहीं है, करेक्ट। हल्दीराम्स लिस्टेड नहीं है, तो ये सब क्या है, प्राइवेट इक्विटी। लिस्टेड में कौन कौन आ गया, तो जैसे रिलायंस है, एशियन पेंट्स हैं, तो ये सब क्या है, लिस्टेड कंपनीज हो गई। सो दीज आर पब्लिक इक्विटी। ओके, अब डिफरेंस क्या होता है पब्लिक इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी में? तो सबसे पहला है, सिंस दे आर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, तो पब्लिक इक्विटी क्या होंगी, मोर लिक्विड, तो प्राइवेट इक्विटीज आर लेस लिक्विड। क्लियर? अब एक्सचेंज पे ट्रेड कर रही हैं पब्लिक इक्विटीज, रिलायंस, एशियन पेंट, सब ये सब क्या है, एक्सचेंज पे ट्रेड कर रही हैं, तो इनके ऊपर जो रेगुलेशंस हैं वो क्या है, ज्यादा हो गए। करेक्ट। सेबी किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक के ऊपर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या आता है, सो पब्लिक इक्विटीज आर मोर रेगुलेटेड while private equities are less regulated, so they require less financial disclosure. Next, since they are not regulated, so they have weaker corporate governance as well. जैसे अभी उसका ब्लू स्मार्ट का केस आया, करेक्ट, पैसा उन्होंने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से फंडिंग ली, गाड़ियां नहीं खरीदी, वो पैसा डाइवर्ट किया, अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, अपनी फैमिलीज को पैसे ट्रांसफर कर दिए। करेक्ट। ये क्यों हो पाया, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी। करेक्ट, बाहर ये इंफॉर्मेशन आई नहीं। सो दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, सो प्राइवेट कंपनी हैज वीकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेम केस अश्नीर ग्रोवर का हुआ था इन भारत पे। करेक्ट, कि वही क्या था, इन्वेस्टर्स का पैसा था, प्राइवेट कंपनी थी, वो पैसा क्या किया गया, डाइवर्ट किया गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
अब इन्होंने रिपोर्टिंग तो करनी नहीं, पब्लिक कंपनी तो क्या करना है, हर क्वार्टरली इनको रिजल्ट्स देने हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट करना है, शेयर प्राइस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है शेयर होल्डर्स के टूवर्ड्स। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी हैज लोअर रिपोर्टिंग कॉस्ट। क्यों? उन्होंने सिर्फ साल के बाद एक स्टेटमेंट बनानी है और वही इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट, अब लिस्टेड कंपनीज, इनका फोकस होता है कि दे नीड टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। करेक्ट? शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स कैसे जाएंगे? प्राइवेट कंपनी है, सॉरी पब्लिक कंपनी है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न कैसे जाएंगे? शेयर प्राइस जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक रिटर्न्स नहीं जाएंगे। तो इनका फोकस क्या है कि बस शेयर प्राइस क्या करना है, बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें डिविडेंड्स देने पड़ेंगे। करेक्ट? उनको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा शो करना पड़ेगा। तो ज्यादा प्रॉफिट शो होगा, ज्यादा इक्विटी आएगी, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। तो इनका फोकस किसकी तरफ होता है? प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर क्या करना है, प्रॉफिट शो करना। हर क्वार्टर प्रॉफिट क्या है, वो बढ़ा हुआ शो करना। ये कंसर्न होता है इनका। तो इनका जो एस्पेक्ट है पब्लिक कंपनी का, कहने से दैट इज अ शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट। करेक्ट? क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, हर 3 महीने में उनको रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं, तो वो रिजल्ट क्या होने चाहिए, उस पर प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बट अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां तो रिपोर्टिंग का इतना टेंशन है नहीं। तो प्राइवेट कंपनीज क्या कर सकती हैं, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं जिससे शॉर्ट टर्म में तो उनका लॉस हो रहा है। लॉस इन द सेंस क्या है कि उनका जो वैल्यू है, प्रॉफिट्स है, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों? खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो मीनिंग क्या होगा, प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन आप ज्यादा रिपोर्ट करोगे तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। करेक्ट? तो इनका ये कंसर्न नहीं है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो किस पे फोकस करती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स डिलीवर करने का प्रेशर नहीं होता। क्लियर हो गया? फर्दर, जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं उसमें सारे पीई फर्म्स, वीसी फर्म्स, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप क्या होगा, बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, तब इसको हम सेल कर देंगे। सेल किस पे करेंगे, हाई रेट पे। आज की टर्म्स में सबसे कॉमन तरीका प्राइवेट कंपनीज का, इन पीई कंपनीज का अपने शेयर बेचने का सबसे कॉमन तरीका क्या है, आईपीओ ले आओ। जितने स्टार्टअप्स है, जैसे रिसेंटली आथर एनर्जी है, आथर क्या एक स्टार्टअप था? करेक्ट? तो क्या किया उन्होंने, आईपीओ ले आए। आईपीओ लाके क्या किया, अपने शेयर्स बेच दिए फाउंडर्स ने। फाउंडर्स ने शेयर बेचे, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने शेयर बेचे। तो अब ये शेयर्स किसको, किसके पास हो गए, पब्लिक के पास। तो जो आपके प्राइवेट कंपनीज, जो पीई फर्म्स थे, वो सब क्या हो गए, उनको रिटर्न रियलाइज हो गई। उन्होंने तो अपने शेयर कम रेट पे खरीदे थे, कंपनी ग्रो कर गई हाई वैल्यू पे, उन्होंने आईपीओ निकाला और बेच दिया। करेक्ट? तो हाई प्राइस पे किसने खरीदा, रिटेल इन्वेस्टर्स ने। आईपीओ में किसने खरीदा हाई प्राइस पे, रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो लॉस किसको हुआ? तो अगर आप पेटीएम का केस देखोगे तो पेटीएम के जितने भी आपकी पीई फर्म्स थी, जब आईपीओ आया था पेटीएम का, तो इन कंपनीज ने एग्जिट कर लिया था। करेक्ट? तो एग्जिट करने पे इनको बड़ा हाई रिटर्न मिला। तो जो ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 2-2 हजार, 2200 रुपए में पेटीएम का शेयर खरीदा, और आज उस शेयर की कीमत सिर्फ 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए रह गई। करेक्ट? तो इसमें पीई फर्म्स को कोई लॉस नहीं है। पीई फर्म्स तो अपना बेच के निकल चुकी है, उन्होंने अपनी रिटर्न रियलाइज कर ली है। नुकसान किसको हुआ, जिन्होंने 2200 में खरीदा था और जिनका शेयर प्राइस आज
600 पे, 700 पे, 800 पे ट्रेड कर रहा है, तो उनका लॉस हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैव अ पोटेंशियल टू जनरेट ग्रेटर रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, कब? वंस दे गो पब्लिक। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है प्री इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तीन तरह की हैं, वेंचर कैपिटल, एलबीओ एंड पाइप। ये यहाँ पे नहीं करना है, ये हम करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन नॉन डोमेस्टिक इक्विटी सिक्योरिटीज। नॉन डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? यू आर इन्वेस्टिंग नाउ इंटरनेशनल। एग्जाम्पल लेता हूं, Hyundai का अभी एक आईपीओ आया था इंडिया में। Hyundai कहाँ की कंपनी है? जापान की है। इन्होंने आईपीओ कहाँ नहीं लॉन्च किया? तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे डाला है आईपीओ। करेक्ट? तो कंपनी कहाँ की है? जापान की। पैसा कहाँ रेस किया उन्होंने? पैसा कहाँ से रेस किया? इंडियन स्टॉक से। तो कहना चाहिए दिस इज अ मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट। एक कंट्री में तो नहीं है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वन कंट्री है। करेक्ट? तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये वाली जो फंडिंग रेज करना है, इक्विटी रेज करना है, इसको क्या बोला जाता है? नॉन डोमेस्टिक इक्विटी। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? अब ओवर द इयर्स क्या होता चला जा रहा है विद ग्लोबलाइजेशन? जो मार्केट्स हैं, दे आर बिकमिंग इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, आप इंडिया में बैठे हो और आपको यूएस में इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। करेक्ट? कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें आप कर सकते हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है किसी कंट्री में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, या गवर्नमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ स्पेशल टैक्सेस ले आती है। जैसे हम इंडिया की बात करें, अगर आप यूएस की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो आपके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज होता है 30%। करेक्ट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडियन गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। इंस्टेड वो क्या कहते हैं, आप बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करो। करेक्ट? ओवरऑल अगर आप देखोगे विद ग्लोबलाइजेशन देयर इज एन इंटीग्रेशन। तो वर्ल्ड जो है वो इंटीग्रेट होता चला जा रहा है। जैसे हुंडई का है, अब आज से अगर 20 साल 30 साल पहले सोचो तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि जापान की कंपनी आके इंडिया में आके फंड रेस करेगी। तो ऐसा क्यों होगा जी? करेक्ट? उनको रेस करने थे तो वो जापान के मार्केट, जापान स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाके कर लेते। करेक्ट? क्लियर हो गया? फर्दर, तो कभी कभी क्या किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द मार्केट, बैरियर्स लगाए जाते हैं। तो कई बार बैरियर्स किस फॉर्म में लगते हैं कि जो फॉरेन एंटिटीज हम उनको अलाउ नहीं करते कि वो यहाँ पे पैसा रेज कर सके। ठीक है, कई बार हम ऐसा डिस्करेज करते कि यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो फॉरेन एंटिटीज में, फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट ना कर सके। तो इस टाइप से बैरियर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। बट ओवरऑल ये बैरियर्स क्या होते चले जा रहे हैं विद टाइम? कम होते चले जा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? सो व्हाट आर द वेज ऑफ इन्वेस्टिंग? So ways of investing in international securities. एक आता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो फर्स्ट फॉर्म इज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। सेकेंड आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आते हैं आपके जीडीआरस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ आता है ईडीआरस, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
इसी में एक और आ जाता है, दैट इज ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर्स। अब ये क्या होता है? जैसे हम hyundai की बात करें, hyundai हो गया, hyundai अब क्या है, इंडिया में भी लिस्टेड है, hyundai जापान में भी लिस्टेड है, करेक्ट। तो एक कंपनी कहाँ लिस्टेड है? सो वन कंपनी इज लिस्टेड so one company is listed in multiple exchanges, करेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर। ऐसे एक और एग्जांपल आता है, अलीबाबा। अलीबाबा को अगर आप देखोगे तो ये आपका NYSE में भी लिस्टेड है, अलीबाबा आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, अलीबाबा आपका हांगकांग एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, ठीक है। HSCI में भी है इसका नाम। जैसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं तो इनकी वैल्यू तो वही रहती है ना? आइडली क्या रहना चाहिए? प्राइस जो है वो इन तीनों स्टॉक्स पे क्या रहेगा? सेम होगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, एक्सचेंज रेट का इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे किस पे लिस्ट होगा? डॉलर पे। यहाँ पे किस पे लिस्ट होगा? GBP में, पाउंड में। और यहाँ पे किस पे लिस्ट होगा? हांगकांग डॉलर। करेक्ट। तो आइडली अगर आप देखोगे तीनों का जो प्राइस है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। बट वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आप कब लेवरेज, कैसे लेवरेज कर पाओगे? अगर आप मल्टीपल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर पाओगे तो। इन पे टैक्स रहेगा। करेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर है ये चीज? तो जब एक कंपनी के शेयर्स मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अक्रॉस द ग्लोब लिस्टेड होते हैं, देन वी कॉल इट एज ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट एप्पल। कहाँ की कंपनी है एप्पल? यूएस की कंपनी है। तो ये कहाँ लिस्टेड है? नैस्डैक में लिस्टेड है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप मान लो आप बैठे, देर इज एन इन्वेस्टर एक्स। इन्वेस्टर एक्स कहाँ बैठा है? इंडिया में। तो इसने क्या किया? इन्वेस्टर एक्स ने क्या किया? एप्पल के शेयर परचेज कर लिए। सो एप्पल के शेयर्स आपने क्या कर लिए? परचेज कर लिए। करेक्ट। तो आप बैठे हो इंडिया में और आपने क्या किया? यूएस स्टॉक, यूएस कंपनी के शेयर्स परचेज किए। करेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? वी कॉल दिस एज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो आपने सिंपली क्या किया? तो सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंपनीज आर बॉट बाय अ फॉरेन फर्म सिक्योरिटीज इन द फॉरेन मार्केट्स। तो एप्पल के स्टॉक थे, आपने इंडिया में बैठे बैठे क्या किया? इसके स्टॉक सिंपली खरीद लिए। जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर खरीदता है, जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, वैसे ही आपने एप्पल का स्टॉक खरीद लिया। इसको क्या बना? इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो कंपनी ने ऐसा नहीं कि अपना शेयर यहाँ पे इशू किया। क्या एप्पल ने यहाँ पे इंडिया में अपनी लिस्टिंग करी अपने शेयर की? नहीं करी। करेक्ट। तो एक इंडियन इन्वेस्टर बाहर यूएस कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है डायरेक्टली।
क्लियर हो गया? इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब आप जब बाय करोगे ये स्टॉक, एप्पल का जो प्राइस है वो किस करेंसी में लिस्टेड है? यूएसडी में लिस्टेड होगा। तो आप जब बाय करोगे तो आप भी किस में बाय करो? आईएनआर में बाय करो। यू विल बाय एट यूएसडी। ठीक है, तो आप किस पे बाय करोगे? यूएसडी पे बाय करोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या आ गया? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या है? सो हियर यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। डिपॉजिटरी रिसिप्ट मल्टीपल टाइप की हैं। एक आ जाती हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीडीआर। दूसरा एक आ जाती हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडीआर। ठीक है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स काम कैसे करती हैं? देखो, मान लो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन यूएस कंपनीज। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्टली यूएस कंपनीज के शेयर्स बाय कर सके तो इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट इन्वेस्ट। बट यहाँ पे अब कंसर्न क्या है? कह रहे अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया। करेक्ट? अब 30% टैक्स लगाया है तो क्या होगा? ऑब्वियसली इंडियन इन्वेस्टर्स तो रिलक्टेंट हो गए कि यार हम 10 रुपए में कमाएंगे, तो 3 रुपए तक कौन ले जाएगा? सरकार ले जाएगी, तो हमें क्या बचा? करेक्ट, हम तो रिस्क भी ले रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ 7 रुपए ही बचेंगे। तो जो भी आएगा उस पर 30% तो क्या ले गई? सरकार ले गई। हमारे लिए भी प्रॉब्लम की बात हो गई। तो अब यहाँ पे मान लो कोई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने देखा कि यार ये जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं इनमें बहुत डिमांड है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। बट प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन ये लोग कर नहीं पा रहे। तो एचडीएफसी बैंक ने सोचा चलो यार हम एक काम करते हैं, इनको ना एक प्रोविजन देते हैं, एक ऐसा ऑल्टरनेट देते हैं जिससे ये लोग इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाए। कैसे? तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? इन इन्वेस्टर्स को मिला के एक पूल ऑफ फंड बना। इन सब इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करके क्या किया? एक पूल ऑफ फंड बना लिया। अब ये जो पूल ऑफ फंड है इसके पैसे किसको दे दिए? एचडीएफसी बैंक को दे दिया। करेक्ट, तो पैसे किसके पास चले गए? एचडीएफसी बैंक के पास। अब ये बैंक ने क्या किया? बैंक ने ये पैसा सबसे पहले कन्वर्ट किया यूएसडी। पैसा कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, बात बन गई। बैंक से कन्वर्ट करते हैं तो उनका कन्वर्जन तो कन्वर्जन फीस तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली जो भी कन्वर्जन फीस होगा वो पे करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट हो गया डॉलर में।
अब इससे क्या किया, एक बार जब कन्वर्ट हो गया, सो देन दे बाय यूएस स्टॉक्स। अब ये कौन कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, एचडीएफसी बैंक कर रहा है। तो वहां के लिए क्या हो जाएगी, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया के हिसाब से भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको कुछ तो देना पड़ेगा ना बदले में। ऐसा थोड़ी कि इन्होंने पैसा दे दिया तो बस बात खत्म हो गई। इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, उनको एक क्लेम देना पड़ेगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बदले में क्या मिलते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। तो सेम ऐसा ही हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स इशू करने पड़ेंगे। करेक्ट। वो यूनिट्स किसके बिहाफ पे इशू हुए, अंडरलाइन क्या है उसके, तो जो यूनिट्स हैं वो कौन इशू करेगा, पैसे किसने उठाए हैं, एचडीएफसी ने। करेक्ट। पैसे किसने उठाए, एचडीएफसी ने। पूल किसने बनाया, एचडीएफसी ने। करेक्ट। तो फिर अब जो क्लेम होगा वो किसके ऊपर होगा, तो एचडीएफसी वो पैसे कहां से लाके देगा, कहना से जो सिक्योरिटीज खरीदी थी उनको बेच के, आया ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, सबसे इन्वेस्टर से इकट्ठा किया पैसा, और वो पैसा इकट्ठा करके यूएस स्टॉक्स में लगा दिया। अब बदले में ये जो पूल ऑफ स्टॉक्स बना है, इसके ऊपर क्लेम किसका, और इसी क्लेम को वो इन्वेस्टर्स में बांट देता है बाय इशूइंग शेयर्स। तो एचडीएफसी बैंक क्या करता है, इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करता है, शेयर्स बोल लीजिए या यूनिट्स बोल लीजिए। करेक्ट। तो जैसे फंड में यूनिट्स इशू किए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, सेम यहाँ पे भी वही केस होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब इशू करते हैं तो एक एनएवी डिटरमाइन होती है, एनएवी पर शेयर। एनएवी पर शेयर क्या हो गया, एनएवी पर शेयर क्या हो गया, वो कैसे डिटरमाइन होगा, तो एनएवी कैसे से डिटरमाइन होगा आपका, तो कैन आई से दैट इज वैल्यू ऑफ यूएस स्टॉक्स इनटू, सो एनएवी पर शेयर कैसे निकला, सो वैल्यू ऑफ यूएस स्टॉक्स इनटू कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट लिख लीजिए या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, exchange rate, that would be better. So into exchange rate divided by total number of units, किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ फंड्स यूनिट्स। तो जैसे जैसे आपकी यूएस स्टॉक की वैल्यू चेंज करेगी, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ द यूएस पूल, जो पूल ऑफ सिक्योरिटीज है, वो क्या होगा, उसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ पूल ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा, चेंज करेगा। करेक्ट। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप इसको क्या करोगे, आईएनआर में कन्वर्ट कर दोगे, आईएनआर में कन्वर्ट करके क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो इशू हुए हैं उससे डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल आएगा, एनएवी पर शेयर। क्लियर हो गया। तो कोई इन्वेस्टर, मान लो एनएवी पर शेयर इज 50, कोई इन्वेस्टर 1000 रुपए लगाता है, तो उसको कितने यूनिट्स मिलेंगे इसके, कितने यूनिट्स मिलेंगे, 20 यूनिट्स। करेक्ट। तो क्या किया यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने, एक फंड बना लिया
जिसमें उसने इन्वेस्टर से आईएनआर में पैसा इकट्ठा किया, फिर उसको कन्वर्ट किया यूएसडी में, फिर वहां से क्या किया, यूनिट उसके जो यूएस स्टॉक्स थे वो खरीद लिए। अब जैसे जैसे यूएस स्टॉक की वैल्यू चेंज कर रही है वैसे वैसे क्या होगा, तो प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये पूल का वैल्यू भी क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो एनएवी चेंज करेगी, जब जैसे जैसे आपका एनएवी चेंज करेगी कॉरेस्पॉन्डिंगली इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ होगी वो भी क्या करती चली जाएगी, तो वो भी चेंज करती चली जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये जो यूनिट्स इशू किए गए हैं, ये वाले जो शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं, ये जो इशू किए गए हैं, इसको क्या बोला जाता है, वी कॉल देम एज डिपॉजिटरी एसेट्स। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, so here we call them as depository assets. Any doubt? थोड़ी ज्यादा है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी जो, अब देखो ये जो पूरा रिकॉर्ड है कि किस इन्वेस्टर ने कितने पैसे दिए, कॉरस्पॉन्डिंगली उसके कितने शेयर्स आए, ये सब मेंटेन कौन करेगा, एचडीएफसी बैंक करेगा। ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है किसने किसने इशू करी, एचडीएफसी ने। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज कस्टोडियन ऑफ द बैंक, इसको ऐसा लिखिए, डिपॉजिटरी बैंक, तो वी कॉल देम एज डिपॉजिटरी बैंक। तो एचडीएफसी क्या है हमारा, डिपॉजिटरी बैंक। फर्दर ये यूएस स्टॉक्स किसके पास है, किसके अंडर है, किसके कंट्रोल में है, कौन मैनेज कर रहा है इन सबको, यूएस स्टॉक्स को भी, एचडीएफसी बैंक ही। सो इट एक्ट एज custodian as well. So it acts as custodian of foreign shares. Clear हो गया? Any doubt in this? Next. अब ये यूएस स्टॉक्स जैसे हमने खरीदे, मान लो एप्पल का स्टॉक था, ठीक है, एप्पल कंपनी को ये पता है पूरा सिस्टम क्या चल रहा है, एप्पल कंपनी ने ही एचडीएफसी को बोला था कि भाई आप इन्वेस्ट करिए, आप ऐसे इन्वेस्टर से पैसा रेज करिए और फिर वो पैसे से हमारे स्टॉक खरीद लीजिए। ठीक है, तो अगर कंपनी ने बोला है कि आप करिए, कंपनी आई उसने एचडीएफसी को अप्रोच किया और उसको बोला कि यार आप ऐसा इशू करो, ये चलो ऐसा डीआर बनाओ, करेक्ट, तो ये वाला जो डीआर होगा दैट वुड बी नोन एज स्पॉन्सर्ड डीआर। स्पॉन्सर्ड डीआर क्या है, इफ द फर्म इज इन्वॉल्व विद द डिपॉजिटरी इशू, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड डीआर। और अगर नहीं है तो, अगर जो फर्म है उसको पता ही नहीं है ये सब चीजें कि ऐसा कुछ हो रहा है, एचडीएफसी खुद से ही अपने एंड से कर रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है कुछ इलीगल कर रहे हैं, सब लीगल है, बट अगर इसमें
कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, देन व्हाट वी विल कॉल इट, तब उसको क्या बोलेंगे, देन वी विल कॉल इट एज अनस्पॉन्सर्ड डीआर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर स्पॉन्सर्ड डीआर है तो फिर रिकॉर्ड कौन रखेगा, किस इन्वेस्टर ने कितना दिया, कंपनी रखेगी। तो इन दैट केस द इन्वेस्टर्स विल हैव देयर वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली वोटिंग राइट्स दिए जाते। बट अगर अनस्पॉन्सर्ड डीआर है तो वोटिंग राइट्स किसके पास रहेंगे, वोटिंग राइट्स किसके पास रहेंगे, वो डिपॉजिटरी बैंक के पास रहेंगे। क्यों? एशियन पेंट्स को तो ये सारे प्रोविजन, सॉरी एप्पल को तो इतने सारे प्रोविजन का पता ही नहीं। एप्पल के हिसाब से तो उस कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी बैंक ने, तो उनके लिए तो एचडीएफसी बैंक क्या है, इन्वेस्टर है। करेक्ट? सो इन दैट केस द डिपॉजिटरी बैंक्स विल रिटेन द वोटिंग राइट्स। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब डीआर मल्टीपल टाइप्स की हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में दो टाइप आती हैं, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, दूसरी आती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, अब देखिए, सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कब बोला जाता है, तो जब डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यूएसडी में इशू हो और वो यूएस में ट्रेड करती है। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कब बोला जाता है, जब कोई डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूएस में इशू होती है, यूएस स्टॉक मार्केट्स में इशू होती है और यूएसडी में लिस्टेड होती है, वी कॉल इट एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, जीडीआर। जीडीआर क्या होते हैं, तो जीडीआर होते हैं व्हेन दे आर इशूड आउटसाइड द यूएस। तो आप यूएस में इशू नहीं कर सकते, यूएस में कर दोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, एडीआर बन जाएगा। तो जीडीआर में क्या है, आप यूएस में इशू नहीं करते हो और इशूअर्स होम कंट्री में इशू नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको लिस्ट नहीं करना है, इशूअर के होम कंट्री में और दूसरा यूएस में। तो कोई भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर यूएस में लिस्ट नहीं हो रही है, इशूअर की होम कंट्री में लिस्ट नहीं हो रही है, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, सो वी कॉल देम एज जीडीआर। ठीक है, तो जनरली ये किस में डिनोमिनेट होते हैं, सो दे आर जनरली डिनोमिनेटेड इन यूएसडी। ओके, तो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे एच डी एफ सी बैंक है, इसने डीआर इशू किए यूएसडी में, कहाँ पे, ये डीआर इशू किए गए लंदन में। ठीक है, तो कहाँ गया, यूएस में भी लिस्टेड नहीं है, इशूअर्स होम कंट्री में भी लिस्टेड नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, वी कॉल इट एज जी डी आर। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, जी डी आर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, रिटर्न एंड रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, ज्यादा रिस्की होते हैं कम रिस्की होते हैं, प्रेफर्ड शेयर ज्यादा रिस्की कम रिस्की है, ऑब्वियसली ये क्या है, कम रिस्की। क्लियर हो गया? ठीक है,
तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बस इसको रीड करना है। तो कॉमन शेयर्स आर मोर रिस्कियर एज कंपेयर टू द प्रेफर्ड शेयर्स। Convertible preferred shares, they are comparatively less risky than the preferred shares. Okay. Next आता है book value of equity and market value of equity. क्या डिफरेंस होता है इनमें? book value, book start price So book value क्या होती है? So that is based upon company's balance sheet. तो कैसे? Company's balance sheet assets minus liabilities. quoted value मतलब तो ये जैसे फ्लैट प्राइस था, quoted प्राइस था जैसे वो दिस इज योर रिपोर्टेड वैल्यू। तो बेसिकली जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में आप जो वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो इक्विटी की, उसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है? सो इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू number of shares issued by company. So this is known as market value of equity. क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का अगर आप एनुअल रिपोर्ट निकालोगे, देखिए एशियन पेंट्स है, इसका हम एनुअल रिपोर्ट निकालें। सो यहाँ पे हमारी आ गई बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ इक्विटी का वैल्यू लिखा हुआ है, करेक्ट? कितना लिखा इक्विटी का वैल्यू? 19,399, करेक्ट? तो ये ओनर्स का वैल्यू है, ओनर्स इक्विटी है, साथ में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल इक्विटी वैल्यू इज हाउ मच? 20,059, करेक्ट? तो ये जो 20,059 है, ये हमारा क्या है? इक्विटी का वैल्यू, करेक्ट? तो ये वैल्यू किसके हिसाब से है? एज पर द, दिस इज द वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट। इसको क्या बोला जाएगा? तो वी कॉल इट एज बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज बुक वैल्यू। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें?
Now, here if we look at the number of shares issued by Asian Paints, let's see if the number has been disclosed or not. No. So the numbers are not disclosed. ठीक है, it's fine. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो चलो यहाँ से देख लेते हैं. So Asian Paints शेयर प्राइस, तो मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 2216.60. करेक्ट. कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? तो अगर मैं एक आइडिया लेना चाहूँ तो मार्केट कैप आ सकती है. आइडली मार्केट कैप एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है. मार्केट कैप में क्या है? द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज. तब भी अगर मैं लगाऊं तो मार्केट कैप कितनी आ रही है? 2.13 लाख करोड़. और हमारा यहाँ पे जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी था वो कितना आ रहा था? सो समवेयर अराउंड 20,000 करोड़. हाँ या ना? तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 20,000 करोड़. बट अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी देखोगे तो वो कितना है? 2.13 लाख करोड़. So this is the difference between book value and market value. क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आता है ROE. हाउ डू वी कैलकुलेट ROE? तो ROE is calculated as net income upon equity. इक्विटी कैसे लेते हो? तो वी टेक इट एज एवरेज इक्विटी. एवरेज इक्विटी इज ओपनिंग, so beginning equity plus closing equity divided by 2. ठीक है. In some books they also take it as a opening equity. तो ROE कैसे लिखते हैं? Profit for the year divided by beginning or opening book value of equity. In some books we calculate in this way. But आपने इस मेथड से कैलकुलेट किया और इस मेथड से कैलकुलेट किया, ये दोनों ROEs क्या आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं. तो आपको मेक श्योर करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है. तो आपको कंसिस्टेंट रहना है. कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? तो अगर दो कंपनीज का आप कंपेयर कर रहे हो ROE, तो आइदर यूज दिस फॉर्मूला और आइदर यूज दिस फॉर्मूला. ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है प्राइस टू बुक रेशियो, और वी कॉल इट एज मार्केट टू बुक रेशियो. तो बहुत सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट. सो इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब कोई भी कंपनी अगर आपको खरीदनी है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. बुक वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. तो क्या बना? लोअर इट इज बेटर इट इज. इसका क्या मीनिंग हुआ? तो कह रहा है अगर आपका पीबी रेशियो ऑफ एनी स्टॉक इज लेस देन द पीबी रेशियो ऑफ इंडस्ट्री, इसका क्या मतलब हुआ? द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड. अंडर वैल्यूड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? we call it as value stock. While if this ratio is greater than the industry average, then X is overvalued. Overvalued है, then we call it as growth stock.
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ स्टॉक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, दिस वी विल डू इन द वैल्यूएशन, बट ये आपका आता है यूजिंग कैपिटल। तो कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, so it is equal to RF plus beta into RM minus R। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कैपम पहले भी किया हुआ, सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन। क्लियर हो गया। इसी के साथ वी आर डन विद दिस रीडिंग एज, ठीक है।